हेलो 1 2 3 हेलो 1 2 3 डन। ठीक है। हेलो हेलो। जय हिंद एवरीवन, दिस इज आदित्य दुबे एंड आज के इस टॉक शो का ऑब्जेक्टिव है कि उन सभी हिडन फैक्ट से उन सभी स्ट्रैटेजीज को आप तक पहुंचाना जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर समय कम हो और तैयारी स्पेशल जो कि आपकी एनडीए एग्जामिनेशन की है तो एक्सपर्ट टॉक उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इस पूरे टॉक शो में कई ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिनको इम्प्लीमेंट करके आप उस आशीर्वचन के रूप में बेहतर स्ट्रैटेजी से तैयारी करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। सो इस टॉक शो का ऑब्जेक्टिव है कि उन पॉइंटर से आपको अवेयर कराना और एक्सपर्ट की इस पे क्या राय है ये हम जानेंगे। साइंस एक्सपर्ट हमारे साथ विवेक सर हैं, जिनके सेशंस आप वॉच करते रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। लगातार सर के सेशंस सेंचुरियन डिजिटल चैनल पे साथ ही साथ एमएनएस स्पेसिफिक चैनल पे आते जा रहे हैं और सर डज अ लॉट ऑफ वर्क इन ब्यूटिफाइंग हिज कंटेंट। और मेरे साथ मानसी मैम है जिन्होंने अभी हाल ही में अपने सेशंस हमारे साथ स्टार्ट किए हैं और आपने मैम को देखा होगा ऑलरेडी, तो हमारे सेंचुरियन डिजिटल चैनल पे मैम की क्लासेस लग चुकी है। ऑब्जेक्टिव इस सेशन का है कि एनडीए ओरिएंटेड तैयारी बेहतरीन ढंग से साइंस की कैसे करें, और मैं आपके द्वारा जो क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं इस टॉक शो में रखूँगा और विवेक सर और मानसी मैम बेहतरीन स्ट्रैटेजी आज स्टूडेंट्स को शेयर करनी है। क्योंकि कम समय में ये जो एक्सपर्ट राय है ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले विवेक सर, फिजिक्स का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्कोरिंग है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एनडीए एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स की तैयारी के बेहतरीन तरीके क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। क्या ओवरऑल सजेशंस आप बच्चों को देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस एंड मोमेंट पे बच्चों से बात कर सकूं और अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को सही डायरेक्शन दे सकूं। सर, आपका क्वेश्चन है कि फिजिक्स को हम कैसे प्रिपेयर करें और इस मोमेंट पे क्या हमारा मतलब डायरेक्शन होना चाहिए कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो सर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फिजिक्स जो है वो 3 पिलर पे डिपेंड करती है। पहला पिलर है कि फिजिक्स में आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, देन आपने कितने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की है, और एट लास्ट स्मार्ट रिवीजन। तो ये 3 पिलर अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जिसमें आपने वर्क किया है तो फिजिक्स, जो लोग कहते हैं आमतौर पर सुनने को मिलता है कि बहुत टफ है भैया, न्यूमेरिकल नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है सर, ये सब बस एक अफवाह समझिए। फिजिक्स से ईजी सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट। अगर वो आपका क्लियर है, आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हैं, चाहे वो थियोरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, तो इससे इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, और ये शुरुआती दौर पे बच्चों ने तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होती है। कुछ टिप्स दीजिए कि इस समय उनका रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसा रहे? बिल्कुल सर, रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो अब हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं रिवीजन को लेके, और ये जो रिवीजन क्लासेस हमारी होंगी इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं और बच्चे का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो अब वो दिमाग से वोलेटाइल हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। अब उसको याद भी नहीं है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ कैसे बनता है। तो इसीलिए हम बच्चों के लिए रिवीजन क्लास लेके आ रहे हैं, और इस रिवीजन क्लास में जो भी हमारे पास टाइम स्पेन है, इस टाइम स्पेन में हम बच्चों के साथ फर्स्ट चैप्टर से जोड़ेंगे। कोशिश करेंगे हाई वेटेज हमारा जो चैप्टर है उसको पहले पकड़ें, उसके सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं उसको डिस्कस करें, उस पॉइंट को पकड़ के फिर न्यूमेरिकल देखें, कौन से न्यूमेरिकल जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, जिससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा वही पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो इस तरह करके सर जब हम रिवीजन करेंगे, जो अभी हमारे पास टाइम है, और टाइम अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस 40-45 डेज जो भी हमारे पास टाइम स्पेन बचा है, इस टाइम स्पेन में अगर बच्चे ने अभी तक साइंस नहीं पढ़ा है फिर भी वो साइंस को फोड़ सकता है, फिर भी वो मतलब तहलका मचा सकता है सर। तो ये रिवीजन जो हमारी क्लास आने वाली है ऑनलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी सर बच्चों के लिए। एक पैशनेट मेंटोर के लिए यही चाहिए। और सर ये मतलब ये हमारी ख्वाहिश भी रहती है कि जब हम बच्चों के लिए लास्ट मोमेंट पे लेके आ रहे हैं तो बच्चा जब एग्जाम दे के निकले तो उसके मतलब ये कमेंट जरूर करे कि सर आपकी वो लास्ट वाली क्लास देखी थी, मैराथन क्लास या वो रिवीजन क्लास, उसमें से ये चीज़ फंस गए हमारे। तो ये मतलब सर एक खुशी भी मिलती है टीचर्स को कि उसने हाँ 4-5 महीने मेहनत की और इस लास्ट मोमेंट पे उसका पढ़ाया हुआ आ गया एग्जाम में।
पूरी मेहनत को रिजुविनेट कर देती है। बिल्कुल सर। सो बेस्ट विशेस सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को, और सर ने जो प्लान किया है वो बेहतर पाने के लिए आप क्लासेस से जुड़े और कंसिस्टेंसी बना करके, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं मानसी मैम से पूछना चाहूँगा, मानसी मैम केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, बायो में तो मुझे लगता है कि अभी आप ऐसा कुछ बताएंगे कि बच्चे रिलैक्स्ड हो जाएंगे और डेफिनेटली वो आपकी एक्सपर्टीज से उसे कवर कर लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। केमिस्ट्री जब सब्जेक्ट की कवरेज की बात आती है, सो वो स्मार्ट ट्रिक्स अगर उन्हें मिल जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है उनको मेमोराइज करना। जी सर, बिल्कुल। पहले तो आपके इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि सर ने कहा कि केमिस्ट्री अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हम लोग तो अपने स्कूल टाइम्स में बच्चों से सुनते थे या अभी भी सुनते हैं कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे जितना रट लो वो एंड टाइम पे हम उसे भूल ही जाते हैं। ऐसे में ऐसा क्या है कि हम उसे ज़्यादा लंबे समय के लिए मेमोराइज कर सकें या अपने दिमाग में रिटेन कर सकें? तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे एनडीए में अधिकतर हम लोग PYQ देखते हैं, वो वन लाइनर्स ज़्यादा उठाते हैं। तो हम लोगों की जो ट्रिक्स रहती हैं या कॉन्सेप्ट रहता है कि कॉन्सेप्ट को वन लाइनर्स के थ्रू बच्चों को इतने अच्छे न्यूमोनिक्स के थ्रू या कोई भी फ्रेज बनाकर, क्योंकि स्टोरीज मूवीज़ याद रह जाती हैं, स्टोरीज याद रह जाती हैं, तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें न्यूमोनिक्स के थ्रू, किसी फ्रेज के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू, पीरियोडिक टेबल कहने को तो बहुत लंबी है, बस उसे याद करना न्यूमोनिक्स के थ्रू बहुत आसान है, या फिर शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू बहुत आसान है। तो अभी जो हम लोगों के लाइव सेशंस आएंगे या रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे रिवीजन क्लासेस में, उनमें हम लोग इन्हीं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। PYQ बेस्ड टॉप 500 वन लाइनर्स या टॉप 300 वन लाइनर्स के थ्रू हम लोग टारगेट सेट करके काम करेंगे, सिलेक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे कि इतना अगर आपने पढ़ लिया तो यानी इतने से ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, आपने अपना बेस्ट दे दिया। जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री में 16 से 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चंस का एवरेज रहता है। उसमें बच्चे अक्सर फंबल हो जाते हैं, अरे यार इतने सारे चैप्टर्स हैं, 11th का कोर्स है, 12th का कोर्स है, क्या करें क्या ना करें, क्या हाई वेटेज चैप्टर हैं, ये सब उन्हें पता ही नहीं होता है। और इसी सब का सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे अपनी रिवीजन सीरीज़ में। जब ये स्टार्ट होगी हम लोग हाई वेटेज चैप्टर्स को फोकस करेंगे, न्यूमोनिक्स के थ्रू बच्चों को याद कराने की कोशिश करेंगे, PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो वो सीख रहे हैं उसको, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके अपने आप को एनालिसिस कर पाएं कि हमारी नॉलेज यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर आप वो चैप्टर्स के नेम इंक्लूड कर दें तो और अच्छा रहेगा। हाँ जी, जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं हर बार मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। पीरियोडिक टेबल्स की बात करें, उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स के क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत आते हैं। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो केमिस्ट्री में कंपाउंड्स हैं उनके जनरल नेम, उनके फॉर्मूला, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब केमिस्ट्री में फार्मूला ही बेस्ड सब कुछ और इतने सारे कंपाउंड्स हैं, उनके फार्मूला, बच्चे अधिकतर इसी में उलझे रहते हैं, किनको याद करें किनको ना याद करें। तो हम लोगों ने एक पूरी लिस्ट बना ली है जिसमें टॉप 50 कंपाउंड्स जो अधिकतर पूछे गए हैं, जिनके जनरल नेम, केमिकल नेम और फार्मूला पूछे गए हैं, उनकी लिस्टिंग के साथ हम लोग अपने बच्चों से अब बात करेंगे अपने चैनल पर, जहाँ पर हम लोग उन्हें रिवीजन सीरीज़ देंगे और उसके साथ उनसे बात करेंगे, उनकी चर्चा होगी, जहाँ पर पूरी तैयारी उन्हें सिलेक्शन ओरिएंटेड दी जाएगी। बिल्कुल, ये सुपर फास्ट कंप्लीट रिवीजन सीरीज इनको रेडी कर देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी प्लानिंग कर रखी है। बायो के लिए आप अपना, जिस तरह से केमिस्ट्री में तो अभी उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको सेशंस वॉच करके प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा, लेकिन बायो की जो क्वेश्चंस हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, उसकी हमारी क्या तैयारी है? अच्छा, बायो में अधिकतर बच्चे हमारे पास एनडीए के मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो बायो ना वो पढ़ना चाहते हैं और ना वो रट सकते हैं। वो सबसे पहले तो उनका यही होता है क्वेश्चन, हम जब भी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं कि मैम बायो में टर्म्स इतने ज़्यादा हैं कि वो हमें रट ही नहीं पाते, हमें याद ही नहीं होता, और अगर 1-2 दिन के लिए रट भी लिया तो वो जल्दी वॉश आउट हो जाता है दिमाग से। तो ये क्या करना है, ऐसे में हम उन्हें क्लियरली बता दें कि हमें एनडीए एस्पिरेंट्स, एनडीए की प्रिपरेशन करा रहे हैं, हमें उन्हें ऑफिसर्स बनाना है, हमें उन्हें आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार करना है, हमें उन्हें डॉक्टर्स नहीं बनाना। तो बायो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक्स, क्योंकि बायो में एनडीए में लाइफ साइंसेज रिलेटेड आता है।
ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं जो कि आगे चल के ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी में उसे इस्तेमाल करेंगे या उनके काम आएगी। तो बस उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है, उन्हीं टॉपिक्स को वन लाइनर्स के थ्रू याद करना है। बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हम लोगों के नाम होते हैं और उनका कोई ना कोई मतलब होता है। तो अगर हम बायो के टर्म्स को उनकी मीनिंग्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे तो हमें कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे रटते हैं तब वो भूलते हैं। जो हम समझते हैं वो दिमाग में सदा के लिए बैठ जाता है। तो बायो के टर्म्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनकी मीनिंग को समझ लीजिए और सिलेक्शन ओरिएंटेड वन लाइनर्स, लाइफ साइंसेस, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, PYQs, इनके थ्रू अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी करिए। वैसे पिछले कई ईयर से हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे आकर के बताते हैं कि ये डिक्टो क्वेश्चंस वही आ गए। करेक्ट। सिलेबस लिमिटेड है और आसानी से बायो के क्वेश्चंस हमारे सेशन से आ सकते हैं। विवेक सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस मोमेंट पे वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एक सीरीज अगर आप बता दें। सर ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे लाइव क्लास में और ऑफलाइन क्लासेस में पूछते भी हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। तो फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स को सर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है जो क्लास 12th का होता है और एक पार्ट होता है क्लास 11th का। दोनों का सेपरेट वेटेज 50-50%। तो क्लास 12th में हमारे पास सिर्फ दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। जैसे मैं बात करूँ रे ऑप्टिक्स से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं 5 to 6। सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर ऑप्टिक्स से 5 to 6 क्वेश्चंस आए हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे। और किसी साल ये नोटिस किया गया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से वेटेज बढ़ गया तो ऑप्टिक्स से थोड़ा सा वेटेज कम हो गया। ये दोनों चैप्टर मिलके 50% का वेटेज बना लेते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया और इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया। फिर आते हैं सर क्लास 11th में अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा होता है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन 1D 2D की बात करते हैं। फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें बेसिक लॉज, मोमेंटम, इनर्शिया, देन वर्क पावर एनर्जी, जो हम क्लास 9th में और 11th में भी पढ़ते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर चला जाता है सर ग्रेविटेशन। और उसके बाद एक और चैप्टर जोड़ता है साउंड चैप्टर, जिसमें हर साल फिक्स्ड क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे सर मैं एक और, क्या ये 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम है साउंड से, या फिर कोई ऐसा चैप्टर जिससे 3-4 क्वेश्चन में मिल? वही मैं बताने वाला था कि सर यूपीएससी मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। लास्ट टाइम जो हमारा एनडी का पेपर हुआ उसमें एक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आ गए। वो चैप्टर था हीट। अभी हीट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमने टेम्परेचर कन्वर्जन बता दिया, हमने अबाउट थर्मामीटर बता दिया, पर इस बार हीट से 4 क्वेश्चंस आ गए, इवन उतना रे ऑप्टिक्स से नहीं आए। तो ये अनप्रिडिक्टेबल रहा। तो इससे एक सीख मिलती है कि हमें हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो पढ़ना ही पढ़ना है। किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत लीस्ट वेटेज वाला है, इसको नहीं पढ़ना है। हाँ, हम एक ट्रेंड देख सकते हैं कई सालों का, जिसका ज़्यादा वेटेज आ रहा है उसको हम पहले प्रियोरिटी दें, जिसका कम आ रहा है उसको भी प्रियोरिटी दें, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। फिजिक्स में एक हमेशा से एक डिस्कशन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि थ्योरी सेक्शन तो मेरा स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल्स मेरे नहीं बनता। और एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कहानी अलग हो जाती है। करेक्ट। तो इसको आप अपने रिवीजन सीरीज में कैसे इंश्योर करने वाले हैं? तो सर रिवीजन सीरीज में अगर मैं देखूं न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, न्यूमेरिकल थ्योरी का दोनों का वेटेज बराबर है। 12 to 11 क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल हैं तो 12 to 11 क्वेश्चंस थ्योरी है। अब न्यूमेरिकल की मैं पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात करूं तो अब मान लीजिए 12 क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल में, तो 12 के 12 क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, बताइए फोर्स कितना है, F = ma, हो गया क्वेश्चन। कई बार हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा, जी की वैल्यू कम होगी ज़्यादा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं तो फिर स्टूडेंट्स के बीच में ये फियर फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए सर मैंने पहले कहा है कि अगर आप हमारी रिवीजन क्लास करते हैं तो ये जो फिजिक्स का फियर है पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को लेके, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता है। बल्कि न्यूमेरिकल वो तरीका है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को और एक बार इंश्योर कर लिया जाए। बिल्कुल। और सर मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि थ्योरी में हमसे गलती हो जाती है, एसेसन रीजन के क्वेश्चंस आए उसमें हम मिस्टेक कर सकते हैं मैडम, पर न्यूमेरिकल में तो ये डैम श्योर है कि भैया हमने फॉर्मूला लगाया है, ऑप्शन में हमारे सामने आंसर दिख रहा है, वो तो 100% सही होगा। राइट।
क्वेश्चन टू मानसी मैम कि केमिस्ट्री और बायो में क्या रूटीन अपना सेट कर लें रिमेनिंग डेज में, क्योंकि अभी फेस्टिवल के बाद तो मुझे लग रहा है कि एक्टिव जो उनके पास नंबर ऑफ डेज होंगे और एग्जाम से 1 वीक पहले थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए, करेक्ट, माइंड पीसफुल होना चाहिए। तो केमिस्ट्री और बायो को कवर करने के लिए उसमें बायो में तो रेडी हो जाएगा, आपका एश्योरेंस है, रिजवान सर का एश्योरेंस है, और हमने एक लेगेसी क्रिएट करी है जी। कि बच्चे आकर के बताते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन। केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें वो डेली रिवाइज करते रहे, क्योंकि उसमें भी सबसे ज्यादा यही कि दे शुड नॉट फॉरगेट इट जी। देखिए जैसे बायो और केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग फिक्स हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उनका जो नंबर है वो कम है। तो ऐसे में अगर बच्चे लगभग हाफ एन आवर बायो को डेली रिवाइज करें और केमिस्ट्री के लिए इसमें 15 मिनट्स और एक्सटेंड कर दें, लगभग 45 मिनट्स हाफ एन आवर उसको डेली रिवाइज करें तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो चीज़ों को भूलेंगे नहीं। इसमें भी स्पेशली उन्हें फॉर्मूला सेक्शन, कंपाउंड्स के नेम और जो जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, लगभग डेली रिवाइज करनी चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कोट करूँगी कि हर फॉर्मूला लिखने का भी एक तरीका होता है। एक बार अगर आप वो सेट कर लेंगे, सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो चाहे कुछ भी पूछा जाए आप उसमें आराम से बना सकते हैं। आप क्वेश्चन देके ऐसा नहीं होगा अरे यार ये कहाँ से आ गया, तो आप आसानी से उसको कर सकेंगे। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी होती है जहाँ पर बच्चे अक्सर बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का नाम सुन के, नेम रिएक्शंस का नाम सुन के बच्चे पहले से ही बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ऐसे में अगर वो अपनी चीज़ों को समराइज कर लें, कट शॉर्ट कर लें, कई बार कहा गया है कि जैसे 4 पेजेस के नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो 4 पेजेस के नोट्स 1 पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 पेज के नोट हाफ में, और टाइम भी उस हिसाब से कम लगता जाएगा रिवीजन के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी उन्हें डे 1 से बनानी पड़ेगी। उन्हें एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि भले ही 30 मिनट्स, बट ये डेली डेडिकेटेड कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें डेली देने हैं और अपने सारे पॉइंट्स को भले ही एक बार वो चलते फिरते रीड करें, रीडिंग ही करें डेली, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना रूटीन में रहना चाहिए, जितने भी उन्हें क्लासेस के थ्रू कंटेंट दिया जा रहा है, आई कैन अश्योर कि अगर वो डेली रिवाइज कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आज मन किया कल मन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली उससे ही होंगे जो हम लोग क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड विवेक सर, एनडीए एग्जाम में फिजिक्स में सेफ स्कोर क्या रहेगा? सर सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो सर ये हर साल चेंज होता रहता है। अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो नो डाउट हमारे अटेम्प्ट थोड़े से कम हो जाते हैं, अगर पेपर बहुत इजी आ गया तो नो डाउट अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं। पर आमतौर पर देखा गया है कि आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो 70 to 80% एटलीस्ट होना चाहिए। फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं तो 25 में मिनिमम एक जो एवरेज बच्चा है वो कम से कम 18 से 19 क्वेश्चंस एटलीस्ट करे सर। और अगर 18-19 क्वेश्चन वो कर रहा है और साथ में वो केमिस्ट्री और बायो में भी 70-80% कर रहा है तो आउट ऑफ 100 मार्क्स वो 150 पार कर जाएगा, और 150 एक बहुत अच्छा स्कोर होता है साइंस में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसे आप प्लीज। और ये सर ये स्कोर अचीव करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में टफ टास्क है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जियोग्राफी सब्जेक्ट का, जो जीएस का पार्ट होता है या हिस्ट्री का, तो उस सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इवन पीसीएम मतलब साइंस का पोर्शन में मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी होता है। हाँ, मैथ्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा टफ होता है, वो इजी हम बना देते हैं, वो इजी हो जाता है सर। एंड सर इस पे क्वेश्चन सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताएं सर। अगर मेरे पास सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है और सामने मेरे पास साइंस सेक्शन ओपन है तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करूंगा, और मैं बच्चों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले ये ट्राई करना है कि उसमें से सिंपल पार्ट कौन सा आपको लग रहा है। मान लीजिए मेरे सामने 20 क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले अटैक करना है सिंपल वाले पे, वो निपट गए, उसके बाद मॉडरेट वाले पे, और हार्ड वाला तो रहता ही रहता है सर। तो हार्ड वाले पे अब देखना है कि हमारे पास टाइम बचा है कि नहीं बचा है, कि मैं कहीं उस हार्ड की वजह से बाकी जो आने वाले सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन है उस पे तो मैं टाइम उसका लूज नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टारगेट आपका इजी क्वेश्चन, देन मॉडरेट पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 से 3 मिनट दीजिए, और हार्ड वाला क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत हो रही है तो उसमें भी बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं उसको करने के, जैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके करें या क्वेश्चंस के डेटा से ऑप्शन को टैली करें, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। पर ये तरीका तभी काम आता है जब आपके पास समय हो। बिल्कुल। तो ये अगर हम वे ऑप्ट करते हैं सर तो पेपर कहीं ना कहीं हमारा अच्छा हो जाता है। सेम क्वेश्चन फ्रॉम मानसी मैम आल्सो, दैट व्हाट शुड बी
द क्राइटेरिया एंड लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आप क्या शेयर करेंगे? सर देखिए, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन को या कोई भी एनडीए का क्वेश्चन पेपर हमारे पास जो सामने हमें मिलने वाला है, मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। जाहिर सी बात है कि अगर हमने बहुत अच्छे से मन लगा के मेहनत की है तो हमें पता होगा कि ये चैप्टर्स हमारी स्ट्रेंथ हैं और हम इन्हें बहुत आसानी से कर लेंगे। पेपर में सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ वाले पोर्शन पे काम करना चाहिए और उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, और इससे होगा हमारा टाइम सेविंग। इससे हम एक एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर करने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जब हम कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तब हमारा टारगेट होगा रैंक अचीव करना, रैंक में रिटन अच्छे मार्क्स के साथ आना, ताकि ओवरऑल मेरिट में हमारी एक बहुत सॉलिड रैंक बन सके। तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर लिया, अब बचे हैं वो चैप्टर्स जो हमारे लिए थोड़ा सा वीक हैं। हमने स्ट्रेंथ को सॉल्व करने के बाद टाइम सेव किया हुआ है, अब हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो जैसा कि सर ने कहा था, अब हम धीरे धीरे मॉडरेट टू टफर सेक्शन में जाएंगे और इसे इस तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो सिलेक्शन हो और कट ऑफ क्लियर करने के बाद हम एक धीरे धीरे अच्छी रैंक की तरफ आगे बढ़ें। और सर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में जैसा कि आपने पूछा, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट वर्क करिए, कंसिस्टेंट रहिए, डेली जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस कंसिस्टेंट रहना ही बच्चे को सक्सेस तक पहुंचाता है। मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारी रिवीजन सीरीज आ रही है, इसको अगर कोई बच्चा सही से प्रॉपर तरीके से रोज क्लास कर रहा है, चाहे वो साइंस की क्लास हो या जीएस की या मैथमेटिक्स की, तो नो डाउट सर उसे 1 महीने बाद वो डिफरेंस दिखाई देगा। अगर 1 महीने का ही तो टाइम, हाँ 1 महीने बाद उसे, मतलब ये सोचे कि वो 10 दिन में के बाद उसका पर्पस सॉल्व हो जाए। हाँ 10 दिन में वो समझ गया, सब कुछ सीख गया, या 15 दिन में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। तो सर ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड मोमेंट पे, हमें लगता है ये तो मैं कर लूंगा, पर वही कहीं से छोटा सा क्वेश्चन आता है सर, तो बच्चा वहाँ पे फंस जाता है। तो 1 महीने की जो हमारी सीरीज आ रही है ये, इसमें अगर बच्चा रेगुलर कंसिस्टेंट होकर क्लास कर रहा है तो उसको रिजल्ट एग्जाम के बाद दिखाई देगा। अगर जितना हर मेंटोर अपने अपने सेक्शन में बता रहा है, बच्चे सिर्फ उतनी लाइन आंख बंद करके हम पर भरोसा करके अगर फॉलो कर लें तो डेफिनेट है कि सक्सेस उन्हें डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है, और सक्सेस के लिए उन्हें कोई और ऑल्टरनेटिव चूज करना नहीं पड़ेगा। सो प्यारे बच्चों, यही रोल है टीचर्स का, और आपके टीचर्स इतने पैशनेट हैं, अगर आप उनके टच में हैं सफलता आपकी सुनिश्चित है। तो विवेक सर, मानसी मैम, मुझे लगता है कि हमने हर पहलू पे बात कर ली है, और फिर भी चूंकि डिस्कशन का कोई एंड नहीं होता, अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसा पॉइंट जो इस डिस्कशन में छूटा है, आप चाहते हैं कि इस पॉइंट को भी कवर किया जाए, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। और विवेक सर, मानसी मैम, रिजवान सर, हमारी पूरी टीम सेंचुरियन देहरादून सेंटर से, भावना मैम, सभी लोग रेडी हैं, पैशनेट हैं, और अभी आपने इनके शब्दों में वो आत्मविश्वास देखा कि इफ अ स्टूडेंट इज इन टच, आई कैन मेक दैट स्टूडेंट रेडी। तो हमारा प्रिंसिपल भी है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्वमेंट। अगर आप इन्वॉल्व हैं और आपका पूरा ट्रस्ट है, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। सो प्यारे बच्चों, जुड़िए हमारे सेशन से और लगातार अपने आप को अपडेट करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने लक्ष्य में सफल हो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।